फंसाते थे। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। मोदी विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष के गठजोड़ इंडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष भी मोदी से लोहा लेने की तैयारी में जुटा है, जिसकी शुरुआत नवंबर से यूपी में होने जा रही है। अखिलेश की मेजबानी में इंडिया के दल एक मंच पर फिर से आने वाले हैं, जिसका मकसद ये मैसेज देना है कि विपक्षी दल एकजुट है। उधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा में राहुल के साथ अखिलेश, जयंत और तेजस्वी यादव भी यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। राहुल की अगुवाई में 4 लड़के मोदी और योगी की जोड़ी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी और योगी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, एनडीए बनाम इंडिया, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, ये चुनाव बताएगा। किस तरह की तैयारियां हैं ये बताएंगे। इसके अलावा मोदी के बयान को मुद्दा बनाएगा विपक्ष, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इंडिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। इंडिया का यूपी प्लान क्या कामयाब होगा? 4 लड़के कर पाएंगे मोदी और योगी का मुकाबला? ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया में जाकर योगी से मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव? ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रही हैं। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, उसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया। इसको लेकर चर्चा करेंगे। हम लोग भी एक यात्रा जारी किए हैं, महाजन जागरण अभियान, कि पिछली सरकारों ने हमें कैसे कैसे सताया है। आज मोदी जी सारे काम कर रहे हैं। हम उनके लिए नीतियां बना रहे हैं, उनको आरक्षण की विसंगतियां दूर करने के तरफ प्रयास में सारा कुछ है। तो आज एक जागरण अभियान हम लोगों ने भी शुरू किया कि पिछली सरकारों ने हमें क्या क्या किया है और क्या नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी एक हीरो बनकर उभरे हैं, निश्चित रूप से उसका दूसरा फेज, जिसका सर्वाधिक टाइम उत्तर प्रदेश में होगा, कि उन लोगों को उसका जवाब मिलेगा जो लोग पूछते थे जब उत्तर प्रदेश में कम समय के लिए यात्रा आई थी, तो उनको जवाब होगा जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो अभियान 2 शुरू होगा। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए। इसके अलावा अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी, और दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इसके अलावा वीरेंद्र भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले सर आनंद दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इंडिया को लेकर, जो कि विपक्षी दलों की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया, उसको लेकर बड़ा बयान दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी में, तेजस्वी यादव और जयंत चौधरी के अलावा अखिलेश यादव, राहुल गांधी खुद बीजेपी को टक्कर देने के लिए आ रही है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अब किस तरह की प्लानिंग? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। नाम बदल लेने से काम नहीं बदलता है और चेहरा बदल लेने से चरित्र नहीं बदलता। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि जब अंग्रेज भारत आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए। उसमें भी इंडिया लगा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन उनका मकसद था भारत को लूटना खसोटना। सिमी हो या इंडियन मुजाहिदीन हो या इस तरह के कई अन्य संगठन, जिन्होंने नाम तो इंडिया लगा लिया, लेकिन काम जो है वो वही करते रहे जिस जो उनका मकसद था, यानी कि दहशतगर्दी। तो इसी तरह से जो ये परिवारवादियों का गठबंधन है, जिन्होंने अपने कुनबे और खानदान को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो गठबंधन बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम रखकर जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि इन चेहरों को जनता भली भांति जान चुकी है, पहचान चुकी है। इसलिए ये चाहे जितने रंग बदल लें, चाहे जितने रूप बदल लें, चाहे जितने चेहरे बदल लें, जनता इनको ना तो माफ करने वाली है, ना इनको आशीर्वाद देने वाली है। आपने देखा होगा कि जिस तरह कई कंपनियां होती हैं या कई फर्म होती हैं ठेकेदारी में, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है।
तो अपना काम नहीं बंद करती है। ठीक है, वो नए नाम से दूसरा रजिस्ट्रेशन करा आनंद दुबे देती जी, है। यही सवाल दीपक जी से लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दीपक जी कहा कि इंडिया नाम रख लेने से आप चुनाव नहीं जीत सकती हैं। ईस्ट इंडिया में भी इंडिया नाम था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया का नाम था, इसके अलावा और भी कई सारे दल है जिसमें इंडिया नाम लगा हुआ, लेकिन इंडिया नाम रखने से चुनाव आप नहीं जीत सकते। देखिए धीरेन्द्र भाई, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन करके मैं बड़ा आश्चर्य तो बड़ा हर्षद रहेगा कि आखिर ये इंडिया नाम से डिस्परेट क्यों। आज इंडिया गठबंधन नाम विपक्ष के एक ने जो है इंडिया का नाम दिया, उसको लेकर के आज लोग इतना डिस्परेट क्यों है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला करके कहते थे वोट फॉर इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी कह बदलने का काम करेंगे। अब किस तरीके से लोग अपने इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन ने नाम उसमें इंडिया नाम रखा है, इंडिया का फुल फॉर्म भी है उसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगर उसमें आज जब नरेंद्र मोदी जी से हिंदुस्तान की जनता जो है मणिपुर में जवाब चाहती है, मणिपुर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, मुख्यमंत्री इंडिया नाम में इंडिया नाम की घबराहट हैरानी परेशानी बता रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से घबराए थे। जब तरीके एकजुट होकर के राष्ट्र को करके मणिपुर के लिए जवाब मांग रहा है, ये मणिपुर में जवाब दे तो भाग क्यों रहे। मणिपुर पे तो चर्चा चाहती है सरकार, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हंगामा सदन जैसे शुरू होता है वैसे हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाता है। देखिए वीरेंद्र भाई, भारतीय सरकार की मंशा बिल्कुल है कि वहाँ पे चर्चा करने की कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, तो ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। अंकुर जी आपके पास आएंगे। इस बार अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव में नजर आने वाले। विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो आरएलडी का प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में बहुत बेहतर नहीं था, सिर्फ एक सीट आई थी। इस बार कैसे अपने प्रदर्शन को बेहतर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी का जैसा भी प्रदर्शन होता है, हर प्रदर्शन से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम हमारा अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो उसके बाद हम लोगों ने सीखा, और आप देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो रोकने की शुरुआत हुई वो पश्चिम से हुई है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसी रसातल में पहुंचाएगा जहां से ये शुरू हुए थे, अर्थात ये 2 से शुरू हुए थे और अंत में 2 ही के आंकड़े पर ये जाकर पश्चिमी यूपी की बात करें अंकुर जी, लगभग 126 सीटें वहां पर आती हैं और वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी इस बार के चुनाव में, जो कि माना जा रहा था कि किसानों के विरोध की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें 2017 के चुनाव में थी और कितनी सीटें 2022 के चुनाव में, आप ये भी तो आंकड़ा देखिए। एक बात। दूसरी बात, आप सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने वोटों के अंतर से सरकार बनाई है। भाई कहीं पर वो 175 वोटों से जीते हैं, कहीं पर 200 वोटों से, कहीं पर 250 से, कहीं पर 500 से, 5000 वोटों से, मतलब टोटल 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 75 विधायकों को जिताने में कामयाब रही है, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लेकर जो भाजपा की पेरेंटल विंग है आरएसएस, जिसने अपना जो रेड कार्ड जारी किया है उसमें 30 सांसदों का नाम आ रहा है जिनका कार्य जो है संतोषजनक नहीं। ये 30 सांसद तो इनके इंटरनल पैरामीटर पर फिट नहीं बैठ रहे। आम जनमानस की सामने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, किसी भी तरीके से भारतीय जनता के ठीक है, उसका तोड़ बीजेपी निकालने की कोशिश कर भी रही है और फीडबैक भी लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं से। उसी आधार पर जो है इस बार टिकट भी दिया जाएगा। कई पूर्व नेताओं पर भी इस बार बीजेपी दांव खेल सकती है। अब मन्नी जी आपके पास आएंगे। इस तरीके का कार्य करती ठीक है, अंकुर जी आएंगे आपके पास। अभिमन्यु जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इससे पहले भी एक साथ यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार क्या अलग रहने वाला है कि वोट फीसदी बढ़ जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी? क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब साथ में आए थे। पार्टी हमेशा से जनता के जो मुद्दे कांग्रेस उन पे चुनाव मैदान में रहती है। जनता के जुड़े जो मुद्दे, जनता वाले मुद्दे हैं, उन पे आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के भावनात्मक मुद्दे हैं,
हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, वो जनता को भावनात्मक मुद्दों पर को सही तरह से समझा पाए, हम असल मुद्दों को नहीं समझा पाए, तो इसलिए हमें हार मिली। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जहां तक इंडिया के उन तमाम दलों की बात है कि जिनके साथ हमने मिलकर चुनाव लड़ा, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन काफी बार हम लोग सत्ता में भी आए हैं और हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है। अब की बार चुनाव जो होने जा रहा है, चुनाव असल मुद्दों पे होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है महंगाई पर होने जा रहा है, चुनाव जो होने जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और रोजगार अब है नहीं। चुनाव जो था महिला सम्मान की बात है, महिला आरक्षण की बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे चेहरे, स्वामी चिन्मयानंद जैसे इनके पास चेहरे, कुलदीप सेंगर जैसे इनके पास चेहरे, बिल्किस बानो के जो 11 रेपिस्ट को जो एक्यूज्ड है उनको जो सम्मान दिया, वो उन सम्मान देने वालों के चेहरे हैं। तो ये भाजपा का चरित्र है। 35 रुपए का पेट्रोल देने की बात करते थे। अभिमन्यु जी, 15 लाख ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुनाव जब नजदीक आता है तो ये मुद्दे आप जनता को क्यों नहीं समझा पाते? क्यों जो जनता है वो बीजेपी के फेवर में चली जाती है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया इंडिया को लेकर, इंडियन मुजाहिदीन का उन्होंने नाम लिया, ईस्ट इंडिया का नाम लिया, इसके अलावा PFI पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना की है, इसको राजनीतिक लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं? एनडीए 25 साल पुराना है और ये जो अभी नया संगठन बना है INDIA, इसको भी 25 दिन नहीं हुए हैं। और पिछले 35 साल में भारत में जो गठबंधन की राजनीति का अनुभव है, उसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि वही गठबंधन सफल होगा जिसमें पहली शर्त है कि एक एंकर पार्टी हो, एक उसमें सेंट्रल पोल हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि उसमें एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, और तीसरा एक सर्वमान्य नेता हो। एनडीए तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है और पिछले 10 साल से लगातार वो 2 लोकसभा चुनाव जीत रहा है। और जो नया गठबंधन बना है बेंगलोर में, ये अभी तीनों शर्तों को पूरा करने में बहुत कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं पड़ता। न तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न तो कोई इनके पास सर्वमान्य नेता है, ये अभी तय नहीं है, और न ही कोई ये अभी तय है कि इसकी एंकर पार्टी कौन होगी, सबसे मुख्य दल कौन होगा, सेंट्रल पोल कौन होगा, कांग्रेस होगी। तो पीएम ने क्या कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का साथ यात्रा होगी, ये सब बात की बात है। सबसे पहले ये 3 शर्तें पूरी करनी होंगी कि आपका सर्वमान्य नेता कौन है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, और आपकी सेंट्रल पोल पार्टी कौन है। तो अब ये पिछले 35 साल का अनुभव है। और आप यूपीए की सरकार 10 साल चली, उसमें सेंट्रल पोल कांग्रेस थी, उसमें सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। एनडीए भी इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे, नरेंद्र मोदी जी 10 साल पूरे कर रहे हैं। तो अभी क्या कहा, क्या करने वाले हैं, ये तो बात की बात है। पहले ये 3 शर्तें जब तक नहीं पूरी होती, तब तक ये जो नया गठबंधन बना है INDIA, इसका क्या स्वरूप उभर के आएगा, ये अभी ये केवल अटकलबाजी होगी। और केवल यात्राओं की घोषणा से जो 3 मुद्दे मैंने गिनाए, ये मुद्दे हल नहीं होते। ये इसके लिए बैठना पड़ेगा और सर्वमान्य नेता चुनना पड़ेगा। और कौन कहाँ यात्रा पे निकल रहा है और बीजेपी डरी हुई है, ये सब बातें तो ये तो अनावश्यक बातें हैं। असली बातें 3 हैं। इसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कहना है? अभिमन्यु त्यागी जी, नेता कब तक चुन लिया जाएगा विपक्षी दलों का? देखिए, इंडिया वाले जो दल हैं, 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी। अगली एक दौर की मीटिंग होगी, उसकी टेंटेटिव डेट क्या होगी अभी वो तय होगा। और ये बहुत, इसमें वो जो एक प्रक्रिया होती है गठबंधन के लिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब नाम सामने आ जाएंगे, इनके भी सामने आ जाएंगे। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने भी इंडिया नाम से कई योजनाएं भी चलाई हैं, अब वो लेकिन उसकी कभी चर्चा ही नहीं करती। स्किल इंडिया इनका फ्लॉप हो गया, स्टार्टअप इंडिया इनका फ्लॉप हो गया, इसी तरह से इनका था मेक इन इंडिया, वो भी फ्लॉप हो गया। तो ये उसके बारे में भी अगर कुछ बात कहते हैं तो वो जनता को भी पता लगे, क्योंकि वो फेलियर है सरकार का। ये नोटबंदी लेकर आए, वो फेल हो गई। जो ये योजनाएं लेकर आए आज तक, वो सब फेलियर हुई है। और जिन योजनाओं को कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, चाहे मनरेगा हो, तो उन योजनाओं को ये आज भी चला रहे हैं, क्योंकि वही इस देश की अर्थव्यवस्था की, वही इस देश की ग्रामीण तबके की रीढ़ है।
भारतीय जनता पार्टी को कुछ करके दिखाना है, लेकिन आनंद दुबे जी दिखाएंगे। आनंद दुबे जी, सवाल आपसे है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या हुआ? कर्नाटक के चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं, भारी बहुमत से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। अब राहुल गांधी अपने जो यात्रा की शुरुआत है वो यूपी से एक बार फिर से करने जा रहे, पार्ट 2 नाम दिया गया है और 4 युवा चेहरे उनके साथ में रहेंगे। ऐसे में बीजेपी को क्या कोई खतरा राहुल गांधी की यात्रा से नजर आता है यहां पर? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को पूरी आजादी है, वो पूरे देश में घूमे, जहां मन करे वहां जाए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी पहले भी रथ यात्रा कर चुके हैं अखिलेश यादव जी के साथ रथ पे चढ़ के। और आलम क्या हुआ, आते आते 2019 में स्थिति ये हुई कि राहुल गांधी जी को अमेठी हारना पड़ा और वहां से भाग के वो वायनाड चले गए। और उसके बाद से राहुल गांधी जी अमेठी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अमेठी की जनता पूछती रही कि भैया, जिस परिवार को हमने आंखों पर बिठा के रखा, सिर माथे पर बिठा के रखा, अगर एक बार हमने उनको किसी कारणवश चुनाव हरा दिया तो उन्होंने दोबारा हमारी सुध नहीं ली। ये स्थिति है राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश में आके जितना घूम ले, जितना कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप है। एक शेर याद आ गया मुझे कि बाएं दिशा से उड़ के दाएं गरुड़ गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उछल गया। एनसीपी की स्थिति आपने देख ली पहले पटना में बैठक के बाद। और दूसरी तस्वीर आपको स्पष्ट दिख गई बैंगलोर में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में न अखिलेश यादव शामिल हुए, न लालू यादव शामिल हुए, न तेजस्वी शामिल हुए, न नीतीश कुमार शामिल हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बुलावे और भटकावा देने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज और बता दूं कि 2014 में गठबंधन बना था मोदी जी को रोकने के लिए। 2019 में जो गठबंधन बन रहा था वो मोदी जी को हटाने के लिए। और 2024 में जो गठबंधन बन रहा है, चूंकि विपक्ष अकेले, अलग अलग दल अकेले हार की जिम्मेदारी लेते लेते हताशा से भरे हुए हैं, इसलिए वो हार को अब एक कलेक्टिव रूप देना चाहते हैं और सामूहिक जो है जिम्मेदारी लेने के लिए, ताकि किसी सबका पॉलिटिकल करियर बचा रहे। और कुल मिलाकर हार के बाद रोने के लिए कंधा ढूंढने की एक कवायद। ठीक है, इसका सवाल दीपक रंजन जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले अंकुर सक्सेना आपके पास आएंगे। क्या आरएलडी की पकड़ पश्चिमी यूपी में कमजोर होती जा रही, जहां पर सबसे ज्यादा किसान है, गन्ना बेल्ट कहा जाता है, जाटलैंड जिसे कहा जाता है, वहां पर एक सीट सिर्फ आरएलडी को मिली थी, क्या वहां पर पकड़ कमजोर होती जा रही है आरएलडी की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका बयान आत्ममुग्धता से परिपूर्ण है। और जो अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार या जो भी हैं आपके, मुझे कैमरे पे नजर नहीं आ रहे ड्यूरिंग डिबेट, आपने जब पूछा था माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बयान के ऊपर कि उनने इंडिया को लेकर जब अपना बयान दिया था तो इतने आपत्तिजनक और सड़क छाप बयान के लिए उनने कोई टिप्पणी नहीं की। उनने एनडीए की तारीफों के पुल मानने चालू कर दिए। और अपने ही बयान में वो ये चीज नहीं देख रहे हैं कि जब वो उनको ये बात पता है कि अभी इंडिया रूपी अलायंस को इंडिया कहते भी उनको दिक्कत हो रही है कि जो इंडिया रूपी अलायंस बना है उसको बने मात्र 25 दिन हुए हैं, तो 25 दिन को लेकर आप आक्षेप और आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन मेरे भाई, आपको कम से कम इस बात का भी बखान करना चाहिए और इस सम्मानित चैनल पर इस बात को खुले मन से कहना चाहिए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इंडिया शब्द को लेकर जो आज आपत्तिजनक बयान दिया है वो भारत मां की गरिमा के खिलाफ है। वो भारत के जो हमारे देश के हिंदुस्तानी नागरिक है, जिनके देश में भारत माता देवी के रूप में पूजा की जाती है, उनके सम्मान के ऊपर उन्हें आघात किया है। इसको लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आप इंडिया के लेकर आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को लेकर, अंकुर जी, इंडिया को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इंडिया जो दल बनाया गया है आपकी तरफ से INDIA, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। देश के माननीय प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या वो टिप्पणी? ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति की टिप्पणी ये साबित करती है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अपनी हार के आगाज का आसार और आगाज नजर आ रहा है। तभी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहीं ना कहीं आत्मसंतुलन को खोकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि जिसकी उम्मीद देश के आम जनमानस को माननीय प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति से नहीं है। एक छोटा सा जवाब आनंद दुबे जी, उसके बाद दीपक जी आपके पास आएंगे। देखिए, ये चुके चुकाए, थके थकाए, दगे दगाए और भगे भगाए लोग अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री जी हताश है, भाजपा डर रही है। अरे भैया,
लगातार चुनाव आप हार रहे हैं, लगातार ट्रैक रिकॉर्ड आपका खराब है और आप हमें डरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अंकुर जी बीच में नहीं, अंकुर जी जब आप बोल रहे थे आनंद दुबे जी शांत थे, बीच में नहीं आएंगे, आपके पास ना समय देंगे आपको, बीच में नहीं आएंगे आपके पास। आपको इंडिया नाम रख के भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं देंगे। आपको इंडिया नाम से आपको नफरत है, आपको इंडिया नाम से क्या तकलीफ है? इंडिया में आपकी मोनोपोली है, इंडिया हमारे दिलों में बसता है, आपको इंडिया के नाम से क्यों? अंकुर जी, प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सवाल था कि इंडिया नाम रख लेने से कोई भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, इंडिया नाम रख लेने से आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आप देश के नाम का सहारा लेकर आप इंडिया नाम रखने से चुनाव जीतने की नहीं है, बात है कि विपक्षी दलों ने एक मंच को नाम बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? चलिए ठीक बताइए अंकुर जी, नाम बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अगर चुनाव देखिए एक नया मंच बनाया, और जब एक नया मंच बनता है तो नया मंच बनाया, एक चारा खाने वाले, कोयला खाने वाले, भ्रष्टाचार के आरोपी, इनका नया मंच है जिन्होंने देश को लूटा। दिलाने के लिए ठीक है दीपक जी, लाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी आपसे सवाल है, अगली जो विपक्षी दल की बैठक होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, सभी विपक्षी दल के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। क्या इस बैठक के बाद माना जाए कि विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी इस बार की बैठक में, क्योंकि नेता चुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद कौन से दल साथ में रहते हैं, कौन से दल अलग होते हैं, ये भी साफ हो जाएगा। देखिए अभी हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भाई आनंद दुबे जी ने सारी बातें बताई, विपक्ष को लेकर के, विपक्षी एकता को लेकर के, गठबंधन को लेकर के, ये हैरान और परेशान दिखे कि मुंह से एक शब्द मणिपुर एक शब्द इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के विषय पे, और अगर नाम बदलने से कुछ मुगल सराय के नाम इन्होंने क्यों बदला, कैसे बात करते, नाम बदलने का काम क्यों किया? और प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी इंडिया को किस इंडिया का होगी, मुजाहिदीन इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अपना मालूम से छोड़ रहे थे इंडिया को। कभी वोट फॉर इंडिया कहते थे, पार्ट ऑफ इंडिया कहते थे, प्लानिंग इंडिया कहते थे, बेकअप इंडिया कहते थे, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज जब विपक्षी गठबंधन का नाम किया गया, आज प्रधानमंत्री ने जनता मणिपुर पे सवाल कर रही है कि आपने वहां जब वहां से ध्यान भटकाने के लिए क्योंकि वो तो पहले से थी 9% करते दीपक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, शायद माइक में थोड़ा इश्यू आ रहा है, माइक अपना ठीक करिए। हम आएंगे आपके पास, अब मनु जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस, मुझे जवाब देने दीजिए। अब मनु जी आपके पास आएंगे, जवाब देंगे आपसे, लेकिन मनु जी मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी के नेतृत्व में भी चुनाव हो चुका है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भी यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजा क्या रहा सबके सामने, इस बार क्या अलग करने वाले हैं? नेतृत्व की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा जनता ने भरोसा किया। अब भारतीय जनता पार्टी की कहा तो इस आशा के साथ आई थी, बड़ी बड़ी बात करते थे कि 50 साल सत्ता में रहेंगे, 40 साल सत्ता में रहेंगे, और बस मैं मोदी जी सिर्फ अपना नाम लेते थे, भाजपा के नेताओं तक का नाम नहीं लेते थे। अभी पटना में जब से मीटिंग हुई है, इनको याद आ गया एनडीए में जहां पहले 2019 में 20 दल हुआ करते थे, वो 13 से 14 ही रह गए, अब इनके 38 रह गए। अब 38 क्यों है? 38 में से 26 ऐसे दल है जिनपे एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे जिनपे एक सांसद है। 2019 में ये क्षेत्रीय दल जो होते हैं ना, अब मनु जी, करोड़ वोट मिले, क्षेत्रीय दल ही परिणाम बदल देते हैं। कर लूं 37% वोट शेयर थी, तो खिलाफ उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीट है विधानसभा में आपकी? उत्तर प्रदेश में आपकी लोकसभा की कितनी सीट है जरा बता दीजिए मुझे। शेयर कर रखा है देश के और 61% में आपकी विधानसभा और लोकसभा आप देखें, बिहार से जरा बता दीजिए, बिहार से बता दीजिए मुझे। पंजाब चिराग लेकर पूछे नहीं, आप नहीं मिल रहे हैं, और इन्होंने जहां जहां सरकार गिराई है वहां से जा रहे हैं। कर्नाटक इनसे चला गया, हिमाचल चला गया,
आप देखें महाराष्ट्र में इनके साथी थे, सहयोगी थे, उनका 18 सांसद सदस्य शिवसेना के पास। ये अब किसके साथ लड़ेंगे? डुप्लीकेट शिवसेना के साथ। आज जो इनके मित्र थे वो इनके साथ नहीं है। जब एनडीए बना तब बाला साहब ठाकरे साहब भी थे, ममता बनर्जी भी थी, सोशलिस्ट भी थे, शरद यादव साहब भी थे। आज इनके पास कितने लोग हैं? आज इनके पास तो लोग ही नहीं है। ये किन के बलबूते लड़ेंगे? घमंड के बलबूते नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ेगा वो लड़ पाएगा चुनाव जो जनता से किए वादों को पूरा करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा भूख का है, और ये सारी राजनीतिक घोड़ा जो कैलकुलेशन, ये बंटवारा, ये भावनात्मक मुद्दे, हिंदू मुसलमान, ये रोटी नहीं देंगे। जनता को रोटी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए, 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए। जनता को हर वो वादा पूरा चाहिए जो ये कर रहे थे। आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये काट छाट की बात करते हैं। और आज का बयान तो देखिए, मानना है आम जनता का मानना बौखलाहट भरा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तुलना किन किन लोगों से कर रहे हैं? यानी आनंद दुबे जी कहाँ कहते तो मैं तो 35 साल रहूंगा, 40 साल रहेंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब ले लेते हैं। 4 दिन इंडिया गठबंधन यूपीए के ठीक है, अरे आप अभिमन्यु जी आएंगे आपके पास। आपने सवाल पूछा, जवाब भी ले लेते हैं ना, आएंगे आपके पास। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा किसके बूते चुनाव लड़ोगे? हम जनता के बूते चुनाव लड़ेंगे और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन आप वो हैं जिनको जनता खारिज कर चुकी है। आप वो हैं जिनके झूठ को, जिनके भ्रष्टाचार को जनता ने खारिज कर दिया। और सपा के प्रवक्ता ने पूछा कि आपने इलाहाबाद का नाम अभिमन्यु जी, अरे इसलिए बदला क्योंकि संगम जो है वो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में है। और अयोध्या का नाम, फैजाबाद का नाम इसलिए बदला क्योंकि भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए थे, न कि फैजाबाद में। तो हमने जो नाम बदला वो इसलिए बदला क्योंकि वो हमारी पौराणिक पहचान थे और उसको दिलाने का हमने काम किया। लेकिन आप लोगों ने जो थके थकाए, चुके चुकाए, दगे दगाए, भगे भगाए लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए, अपनी गंदगी को छिपाने के लिए देश के नाम को आगे करके और देश की जनता को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष जो है वो चिराग लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। वीरेंद्र भट्ट जी, सवाल आपसे है। आज ओपी राजभर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। अभी तक जो राजभर समाज ओबीसी में आता था उसको लेकर उनकी तरफ से कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत हुई है। जल्द ही जो राजभर समाज है वो एसटी कैटेगरी में आएगा, जिसका लाभ राजभर समाज को भी मिलने वाला है। इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में कितना दिखेगा? देखिए, 2022 जनवरी में विधानसभा चुनाव के पहले गैर यादव पिछड़ी जातियों के कई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे। और इसका भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नुकसान भी उठाना पड़ा था। और उसको गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया आदि क्षेत्रों में काफी सीटें हारी बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब इससे सबक लिया है और तमाम जो छोटे छोटे जाति आधारित दल हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनसे गठबंधन हो रहा है। या बड़ी संख्या में इन वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जो पेरिफेरल वोट है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बूथ पे, वो जो अनपिछड़ी जातियों के समाज का है, जो गैर यादव जातियां हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो इससे उसका हर हाल में बीजेपी को फायदा होगा। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव दलित समाज, इसका बीजेपी को भरपूर लाभ मिला है 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी नए दलों को से गठबंधन करके और इन वर्ग के नेताओं को पार्टी में शामिल करके अपना पिछड़ा वर्ग के आधार को बीजेपी मजबूत करने में जुटी है। और ये काम अभी चल रहा है और ये ऐसी उम्मीद और भी नेता शामिल होंगे। और राजभर इस पार्टी को के पिछड़ा वर्ग में आधार को मजबूत करने की एक बहुत मजबूत कड़ी है। और राजभर समाज को शेड्यूल ट्राइब श्रेणी में शामिल करने का, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। और जैसे ही केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलती है तो ये भी काम अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। बड़ा बेनिफिट यानी कि 2024 में बीजेपी को इससे मिलने वाला है। इसी सवाल के जवाब दीपक जी आपसे, राजभर समाज बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ में गया, ओपी राजभर एनडीए के साथ में गए। जिन शर्तों पर आपके साथ ओपी राजभर का गठबंधन हुआ था वो शर्तें उनकी पूरी नहीं हुई।
अब उन्हीं शर्तों के साथ वो एनडीए में आए हैं, उनकी शर्तें भी मानी जा रही हैं और उनका जो समाज है वो एसटी कैटेगरी में अगर शामिल हो जाता है तो इससे समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि लगातार हम देख भी रहे हैं क्योंकि पिछड़े समाज के जितने भी नेता है, चाहे दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर अन्य जो दलों के नेता हैं, वो धीरे धीरे एनडीए के साथ में आते जा रहे हैं। दीपक जी, देखिए धीरेन्द्र जी, ये जरूर अपनी संख्या बल तो जरूर बढ़ाते जा रहे हैं ये, लेकिन जितने नेता लोग गए हैं क्या उनके पीछे जनता भी उनके साथ गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ये लोग ऐसी सरकार है कि ये लोग जनमत का ये लोग सम्मान नहीं करते। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं के लिए किन शब्दों से उनको नवाजने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इनको किन शब्दों से नवाजने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की देखिए ना कोई नीति बची है और ना कोई सिद्धांत बचा है। ये जिनको एक दिन भ्रष्टाचारी कहते हैं, 2 दिन बाद उन्हीं को अपनी पूरी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, शामिल करा लेने का काम करते हैं। तो ये लोग इस भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि मोदी के नाम पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और दूसरी तरफ आप इतना ज्यादा हैरान हो, परेशान हो कि आप उन नेताओं को भी अपने पार्टी में लेने से गुरेज नहीं कर रहे हो, उन पार्टियों को भी अपने साथ लेने से गुरेज नहीं कर रहे हो। आप एक तरफ कहते हो कि अपराधी दूरबीन से खोजे नहीं मिलेंगे और वही ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप बोनस में एक विधायक भी ले आ रहे हो। तो आप किन सिद्धांतों पे चल रहे हो, आप किस उस पे चल रहे हो? मणिपुर में मेरी बात छोड़ दीजिए, हम विपक्ष कैसे ऐसे बात करेंगे तो शायद आप कहोगे विपक्ष कैसे ऐसी बात कर रहा है। आपके खुद के विधायक मणिपुर के, आपके वहां पे वाप्टे साहब जो वहां के विधायक हैं, वो 4 मई से हॉस्पिटलाइज है दिल्ली में। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनका पुरस्कार लेने गया? कुकी समाज से आते हैं और किस तरीके से करंट लगा करके उनको मैथिली समाज के लोगों ने या जो भी मणिपुर में वो मुख्यमंत्री जी से मिल करके आ रहे थे। ठीक है दीपक जी, जवाब ले लेते हैं बर्बरतापूर्वक, चूंकि समय कम है। ठीक है दीपक जी, समय कम है। आनंद दुबे जी जवाब। देखिए, मणिपुर में जो हालात है सरकार उसको पूरी तरह से ठीक करने के प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मणिपुर चलता रहे वो मणिपुर पे घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा संसद में चर्चा करना है, हमने कहा हम चर्चा करने को तैयार हैं, फिर ये भागने लगे चर्चा से। आनंद जी, सवाल दीपक जी का ये है कि आपके मणिपुर के बीजेपी के विधायक जो कि कुकी समुदाय से आते हैं वो हिंसा में घायल हो गए थे, दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती, लेकिन बीजेपी का कोई नेता वहां पर मिलने नहीं गया। दीपक जी बीच में नहीं, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लेते। दीपक जी बीच में नहीं, बाहर निकाल दिया गया। मैं धीरेन्द्र भाई पूछना चाहता हूँ कि आप मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, दीपक रंजन आरोप नहीं लगा रहे, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। आनंद दुबे जी, सवाल छोटा सा ये है कि आपके विधायक वहां के घायल हुए हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, उनसे बीजेपी का कोई नेता मिलने नहीं गया। गृह मंत्री जी गए, मोदी जी गए, एक आदमी गए। लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। बयान किसने दिया था? पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण चलिए ठीक है, सरकार ने किया, उनको पद्म भूषण किसने दिया? ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन ये चुनाव वादों से, खोखले वादों से नहीं, जबकि जनता ये देखेगी कि किस सरकार ने कितना काम किया है, कितने वादे पूरे किए, कितनी योजनाएं उन तक पहुंची हैं। इन पर यह चुनाव होगा और जनता उसी के साथ जाएगी, उसी को वोट देगी जिस सरकार ने जनता के लिए वाकई में जमीनी स्तर पर काम किया है। इसी चर्चा के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, अंजू के पिता का छल का दर्द। अंजू के निकाह से काफी दुखी हैं पिता। हमारे लिए हमारी बेटी अंजू मर चुकी है, पिता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। अब अंजू भारत न आए, पिता की तरफ से कहा गया है, जो बच्चों को छोड़कर गई। अब क्या कहें, बहुत बड़ा बयान अंजू के पिता की तरफ से। पाकिस्तान में प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया अंजू ने।